हेलो दोस्तों, मैं हूं सी अखिलेश महेश्वरी और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपका जो आज पेपर हुआ था सीएमए इंटर के अंदर जो एफएम एंड बीडीए का पेपर हुआ था। हम उसे अभी डिस्कस करने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं कि आखिर एमसीक्यूज कैसे आए थे, उनके आंसर देखेंगे और साथ ही साथ पूरे पेपर में जो जो क्वेश्चंस किए गए हैं देखेंगे कि वो कौन कौन से चैप्टर से पिक किए गए हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाइडली यूज्ड ग्राफ फॉर द डेटा विजुअलाइजेशन। ओके, ये बीडीएस से था क्वेश्चन, तो इसका जो आंसर है बार चार्ट, पाई चार्ट और हिस्टोग्राम तीनों है। सो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर रहने वाला है। सेकंड, इफ द ऑपरेटिंग लीवरेज इज 1.22, लीवरेज चैप्टर से था एफएम से। सेल्स फॉर द ईयर 75 लाख, वेरिएबल कॉस्ट आपको 42 लाख दे रखा है। ईबीआईडी इज इक्वल्स टू, तो ईबीआईडी आपसे पूछा गया तो पहले सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करके आप कंट्रीब्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे, दैट इज 33 लाख। देन ऑपरेटिंग लीवरेज फाइंड जो आपको दे रखा है 1.22, उसकी हेल्प से आप ईबीआईटी कैलकुलेट कर लेंगे। तो फॉर्मूला लगाएंगे ऑपरेटिंग लीवरेज का, क्या, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। सो 1.22 ऑपरेटिंग लीवरेज हो गया है, कंट्रीब्यूशन 33 लाख था जो हमने कैलकुलेट किया है, डिवाइड बाय ईबीआईटी करने से ईबीआईटी कैलकुलेट हो जाएगा 33 लाख डिवाइड बाय 1.22, सो इट इज 27 लाख। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगेन लीवरेज से क्वेश्चन है, इस बार देखो लीवरेज अच्छा खासा लिया गया है यहाँ पर। ऑपरेटिंग लीवरेज अराइजेस बिकॉज ऑफ, हम कहते थे ड्यू टू फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट। और फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब फिक्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सो ए इज द आंसर। सप्लायर्स एंड क्रेडिटर्स, फोर्थ क्वेश्चन, ऑफ अ फर्म आर प्राइमरीली इंटरेस्टेड इन। सप्लायर्स को क्या चाहिए, क्रेडिटर्स क्या देखते हैं, भैया ये मेरा पैसा चुका देगा, सो इट इज लिक्विडिटी पोजीशन। कि सामने वाले पैसा चुकाने के लिए उसके पास वाकई में इतना वर्थ है, उसके पास पैसा है ना कि हमें पैसा मिल जाए, हाँ बहुत पैसा पैसा कर रहे हैं। ओके, फिर उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हेल्प टू इंक्रीज करंट रेशियो। इनमें से कौन सा करंट रेशियो को इंक्रीज करने में हेल्प नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो इसमें क्या रहने वाला आंसर है, देखो। फर्स्ट, इश्यू ऑफ डिवेंचर टू बाय स्टॉक। तो अगर आप स्टॉक खरीदते हैं और डिवेंचर इश्यू करते हैं तो स्टॉक एक करंट एसेट होता है, डिवेंचर नॉन करंट लायबिलिटी होता है। तो करंट एसेट इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे करंट एसेट इंक्रीज हो रहा है, सो करंट रेशियो भी इंक्रीज होगा। ओके, तो ये तो हेल्प कर रहा है भैया करंट रेशियो को इंक्रीज होने में। दूसरा, इश्यू ऑफ डिवेंचर टू पे क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को पे करने के लिए आप डिवेंचर्स इश्यू कर रहे हैं। तो क्रेडिटर्स को पे करने के लिए जब आप डिवेंचर इश्यू कर रहे हैं तो क्रेडिटर्स कम होंगे, यहाँ पे करंट लायबिलिटी कम होगा, और करंट लायबिलिटी कम होगा तब भी करंट रेशियो क्या होगा, इंक्रीज होगा। करंट एसेट बढ़ जाए चाहे करंट लायबिलिटी कम हो जाए, करंट रेशियो इंक्रीज होता है। ओके, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट टू पे क्रेडिटर्स, इन्वेस्टमेंट आपने बेच दिए, अब देखो, तो इन्वेस्टमेंट बेचे हैं तो पैसा आया, ओके, करंट एसेट्स बढ़ा, लेकिन पेमेंट कर रहे हो तो करंट एसेट्स कम भी हो रहा है, तो ये तो हो गया कैंसिल आपस में, है ना। क्रेडिटर टू बैंक किया, आपस में कैंसिल हो गया। लेकिन क्योंकि क्रेडिटर्स क्या हो रहे हैं, क्रेडिटर्स कम हो रहे हैं ना, क्रेडिटर्स कम हो रहे हैं मतलब करंट लायबिलिटी कम होगा, करंट लायबिलिटी कम होगा मतलब क्या होगा, करंट रेशियो इंक्रीज होगा। ओके, तो जहां भी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी इफेक्ट हो रही है हमें सिर्फ वहां पे देखना है। ओके, फिर अवेल बैंक ओवरड्राफ्ट टू बाय मशीन, मशीन खरीदने के लिए तुमने बैंक ओवरड्राफ्ट का लिमिट अवेल किया है, इसका मतलब ये तो आपकी करंट लायबिलिटी है बैंक ओवरड्राफ्ट। तो सो यहाँ पर आपकी करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है और इससे इसका मतलब क्या होगा, करंट रेशियो डिक्रीज होगा। सो डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट सिक्स क्वेश्चन, क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अ हायर रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इज नॉट डिजायरेबल। भैया गलत कह रहा है, ठीक है, कैसे गलत कैसे कह रहा है, क्योंकि हायर रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो तो हमें चाहिए ना, जितना ज्यादा टर्नओवर रेशियो होगा उतना ज्यादा बढ़िया है, मतलब रोटेशन उतना ज्यादा होगा, डेटा उतना जल्दी बार आपको पैसा ला के दे रहे हैं। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो डिपेंड अपॉन टैक्स, बिल्कुल नहीं जी, टैक्स की क्या जरूरत है, फॉर्मूला क्या होता है, ईवीआईडी अपॉन इंटरेस्ट। ओके, यहाँ पे टैक्स का कोई काम ही नहीं है, बोला था ना तेरे बार जैसे तो इतनी बार पे कर दूंगा, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ओके, इंक्रीज इन नेट प्रॉफिट रेशियो मींस इंक्रीज इन सेल्स, ऐसा कुछ नहीं होता। नेट प्रॉफिट रेशियो बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि सेल्स इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब आपका या तो इनकम्स बढ़ रहा है या फिर खर्चे कम हो रहे हैं, दोनों हो सकता है। इंक्रीज इन नेट प्रॉफिट मींस इंक्रीज इन सेल, ऐसा नहीं है। हाँ, लोअर डेट इक्विटी रेशियो मींस लोअर फाइनेंशियल रिस्क, यस, जितना डेट कम होगा आपके ऑर्गेनाइजेशन में उतना फाइनेंशियल रिस्क कम होगा, डेट कम होगा, इंटरेस्ट कम होगा, इंटरेस्ट कम होगा मतलब फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट कम है। सो ये करेक्ट है, प्रॉपर आंसर इज डी, प्रॉपर आंसर इज डी। ओके, नेक्स्ट, अ फर्म हैज बीट ईवीआईटी 50,000, market value of that 80,000, overall capitalization rate 20%, market value of firm under NOI approach। ओके, NOI अप्रोच के अंदर केओ कांस्टेंट रहता है, बिल्कुल सर केओ कांस्टेंट रहता है। ओके, ईवीआईटी कांस्टेंट होता ही है इस पूरे चैप्टर के लिए, थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है ये।
तो 50,000 का ईवीआईटी अपॉन क्यू करेंगे तो वैल्यू ऑफ फर्म निकल के आएगा 2.5 लाख रुपए। सो 2,50,000 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट? इनमें से सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का कौन सा फीचर नहीं है? मिनिमम लॉक इन पीरियड जैसा कुछ नहीं होगा, 30 डेज ऐसा कुछ नहीं है। बाकी सब यस, मिनिमम इश्यू साइज 1 लाख है, ट्रांसफरेबल भी होता है, स्टैम्प ड्यूटी भी है, बट सो कौन सा नहीं हुआ? नॉट अ फीचर, द मिनिमम लॉक इन पीरियड इज 30 days. Next, which one of the following is not applied in determining the credit policy of a firm? इनमें से कौन सा क्रेडिट पॉलिसी में डिटरमाइन के लिए अप्लाई नहीं होता है? तो सीओजीएस यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, क्रेडिट पॉलिसी को डिटरमाइन करने में सीओजीएस नहीं है, ये आपके ऑपरेटिंग डिसीजंस का पार्ट है, ये क्रेडिट पॉलिसी का क्रेडिट पॉलिसी डिसाइड करने का पार्ट नहीं है सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सॉल्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर बाकी सब है, बिल्कुल क्रेडिट पीरियड है, कलेक्शन पॉलिसी है, लेवल ऑफ क्रेडिट है, सेल्स, लेवल ऑफ क्रेडिट सेल्स है, ये सब आपकी क्रेडिट पॉलिसी को डिटरमाइन करने के लिए अप्लाई किए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? 10th क्वेश्चन, अ कंपनी इज कंसीडरिंग टू कैपिटल स्ट्रक्चर, प्लान ए 100% इक्विटी विद 10,000 शेयर आउटस्टैंडिंग एट ₹100, मतलब 10 लाख रुपए का कैपिटल हो गया। प्लान बी कह रहा है 50% 50% डेट है, 50% इक्विटी है, वेयर द डेट इज 5 लाख। उसने बोल दिया 10 लाख में से 5 लाख डेट है, 50% भी बोल दिया, खामखा क्वेश्चन को बड़ा कर रखा है। ओके, तो 5 लाख में 10% इंटरेस्ट रेट मतलब 50,000 का इंटरेस्ट हो जाएगा। देयर आर 5,000 शेयर्स, ऑब्वियसली 5 लाख शेयर्स हैं, 5 लाख रुपए के शेयर हैं, एक शेयर 100 रुपए का होगा तो 5,000 शेयर होंगे। बिल्कुल, ईवीआईटी 1.5 लाख दे रखा है, टैक्स रेट 30% है, ईपीएस अंडर प्लान बी पूछा है, केवल प्लान बी में पूछा गया है, तो केवल प्लान बी के डेटा देखना ना। ईवीआईटी से शुरुआत करना 1,50,000, लेस इंटरेस्ट कितना? 5 लाख का 10%, 50,000, पीबीटी आ जाएगा 1 लाख, लेस टैक्स करेंगे 30%, पीएटी आ जाएगा, अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर 70,000। ओके, तो ये 70,000 को जैसे ही हम नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देंगे 5,000 से, तो हमारे पास आ जाएगा अर्निंग्स पर शेयर 14 रुपए। डन। नेक्स्ट, गिवन रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इज 6%, मार्केट रिटर्न 11%, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 15%, वैल्यू ऑफ बीटा इज, बीटा वैल्यू बताना तो याद है सीएपीएम मॉडल, बिल्कुल सीएपीएम मॉडल, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इक्वल्स टू आरएफ प्लस बीटा इंटू आरएफ माइनस आरएफ। तो आपको आरएफ दे रखा है रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न 6%, तो मैंने यहाँ फॉर्मूले में लिख दिया 6%। आपको मार्केट रिटर्न दे रखा है 11%, मैंने यहाँ लिख दिया 11%। कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपको दे रखा है 15%, ये लो जी कहीं भी लिख दिया 15%। ओके, आरएफ था अपने को गिवन, बिल्कुल आरएफ था गिवन, बस बीटा कैलकुलेट करना था, इट इज 1.8 टाइम्स। बीटा का आंसर हमेशा टाइम्स में आता है। ओके, नेक्स्ट, the procedure that organizes data into a meaningful order to make it simpler to comprehend, analyze and visualize is called data sorting। वैसे डेटा क्लासिफिकेशन भी इसका आंसर हो सकता था, बट क्लासिफिकेशन जैसा कोई ऑप्शन ही नहीं दिया, सो इट इज डेटा sorting। ओके, which of the following are type of cloud computing? so cloud computing के जो टाइप्स हैं वो हैं प्राइवेट क्लाउड भी होता है, पब्लिक क्लाउड भी होता है, हाइब्रिड क्लाउड भी होता है, ऑल ऑफ द अबव। देखो ये ऑल ऑफ द अबव वाले तो तुम्हारे लिए ना ऐसा जस्ट स्कोर करने वाले क्वेश्चंस आते हैं कि भैया कर दो, ऑल ऑफ द अबव कर देखते ही हाँ, एक दो क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं भैया 2 क्वेश्चन आ गए मतलब 4 नंबर तो तुमको ऐसा ही मिल गया, ऐसा जीरो वाला सिस्टम नहीं रखते ना किसी के साथ इंस्टीट्यूट वाले। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ कंपनीज डीपी रेशियो इज 60% एंड आरओआई इज 15%, व्हाट शुड बी द ग्रोथ रेट? ग्रोथ रेट का फॉर्मूला होता है रिटेंशन रेशियो इनटू रिटर्न ऑन इक्विटी, जितना आप अपने पास रखोगे उस पर ही तो कमाओगे, वही तो ग्रोथ होगा। ओके, तो डीपी रेशियो आपको डिविडेंड पे आउट रेशियो 60% दे रखा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब 60% आप बांट देते हो, मतलब 40% अपने पास रखते हो, तो जो रखोगे उस पर जो कमाओगे 15%, ओके, वही तुम्हारी ग्रोथ डिसाइड करेगा। तो 40 पे 15% कितना? 6%, ये 6% ग्रोथ रेट हो गया। नेक्स्ट, विच फाइनेंशियल मैट्रिक इज क्रूशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग अ फर्म्स कैश मैनेजमेंट एफिशिएंसी? देखो कितने सारे इलस्ट्रेशन ऐसे आ जाते हैं जहां पे नाम मैच करके भी आप आंसर दे क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, इलस्ट्रेशन नहीं एमसीक्यूज ऐसे आ जाते हैं जहाँ पे आप सिर्फ नाम मैच करके भी आंसर दे सकते हो। तो कैश मैनेजमेंट एफिशिएंसी को समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या जरूरी है? कैश कन्वर्जन साइकिल, ये इंपॉर्टेंट फीचर होता है जिसको अपने को जानना होता है। ओके, डन है, इसका भी आंसर हो गया। चलिए, तो ये सेक्शन ए था, ज्यादा टफ नहीं कहा जाएगा, आप 15 में से आराम से 12 क्वेश्चन तो इजीली सही कर सकते हैं, है ना। एक आधा क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन में अगर डाउट होता भी है तो ठीक है, फिर भी 12 क्वेश्चन आप इजीली सही कर सकते हैं। नाउ सेक्शन बी। ओके, सेक्शन बी के अंदर क्या है? देखो पहला क्वेश्चन जो है एफएम से पूछा गया, कॉमर्शियल पेपर के फीचर्स के बारे में पूछा गया है। तो जो मैं थ्योरी के लिए आपको बोलता हूँ कि हाँ ये 10 नंबर का थ्योरी है, वहां पे देखो कुछ क्वेश्चन तो एमसीक्यूज में कवर हो गए हैं और 7 नंबर का यहाँ पे एक थ्योरी का क्वेश्चन दे दिया गया है। फिर अगला क्वेश्चन जो उसी के अंदर था, सेकंड का बी पार्ट 7 नंबर का,
वो डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स का था, मतलब ये था बीडीए से क्वेश्चन था 7 नंबर का। ओके, थ्योरी था, ऑब्वियसली बीडीए से भी आता ही है पेपर, तो सबसे पहले ये अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए अपने को। जिसका थ्योरी बहुत 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 ज्यादा स्ट्रांग हो तो एक अलग बात है। थर्ड का ए पार्ट आपने किया होगा, जिसमें आपको पहला क्वेश्चन रेशियो एनालिसिस का मिला होगा और आपने इसको ट्राई भी किया होगा, और बिल्कुल 7 नंबर आपने शायद अगर इसको किया हो तो अचीव भी किए होंगे। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट था वो भी टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस, वही रेशियो एनालिसिस का जो प्रोपोर्शन, जो रेशियो एनालिसिस चैप्टर है, जिस पार्ट में, जिस सेक्शन में, मॉड्यूल के अंदर, उसी सेक्शन से एक और क्वेश्चन दिया गया एल्टमैन जेड स्कोर का। अगर किसी ने पढ़ रखा है, क्लासेस अपलोडेड थी आपके पास, तो अगर उसमें से अगर देखा है किसी ने तो यस, जरूर आपको आया होगा, वरना हो सकता है इसमें बच्चे को थोड़ा सा डिफिकल्टी फेस करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट देखो, कॉमन साइज स्टेटमेंट भैया 7 नंबर का ऐसा लड्डू आया था। अतः अपने जो टेस्ट सीरीज हुई थी उसमें भी ये क्वेश्चन आपको प्रोवाइडेड था, ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपको गिवन था। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, प्रकाश पैकर्स लिमिटेड हैज द फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर। ओके, प्रकाश पैकर्स लिमिटेड हैज द फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर, क्या बोला सर, ये कैपिटल स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है? नहीं नहीं नहीं, ये डब्ल्यूएससी का क्वेश्चन है, 7 नंबर का, बड़ा इजी क्वेश्चन था डब्ल्यूएससी। तो मतलब देखा जाए तो ये वाला पोर्शन बहुत आसान था, 14 नंबर लाने के लिए इजी था, इसमें कई नंबर आपके नहीं कटने वाले थे। फिफ्थ क्वेश्चन एनपीवी के रिगार्डिंग था, एनपीवी आपसे पूछा गया था, और इसमें जो डेटा दे रखे हैं अगर आप रीड करते हैं कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट, ये लो जी, कॉस्ट ऑफ एसेट हो गया, कॉस्ट ऑफ ये वर्किंग कैपिटल इंट्रोड्यूस हो गया, सैलरीज वैल्यू 3 साल बाद, एनुअल कैश इनफ्लोज आपको दे रखे हैं बिफोर टैक्स, है ना, बिफोर टैक्स दे रखे हैं, कैश इनफ्लोज बिफोर टैक्स। ओके, जिसको अपन बोलते थे, याद करो, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। ओके, इनकम टैक्स रेट दे रखा है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे रखा है, डेप्रिसिएशन आपको डब्ल्यूडीवी मेथड से चार्ज करना है। ओके, कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपके डिस्काउंटिंग रेट की तरह काम आ जाएगा, और 3 साल का क्वेश्चन था, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था 7 नंबर का, ये आप इजीली कर सकते थे। फिर आईआरआर का क्वेश्चन था, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 5 लाख रुपए है, इन क्रिएटिंग अ फिक्स्ड facility ensure that net incremental inflow of 150 per annum before deduction of depreciation and tax. The fixed facility is like to have an economic life of 5 years with a scrap value कितना 1 लाख रुपए at that. Depreciation is allowed on a straight line basis and tax rate is 40%, cost of capital is 10%. सिंपल आईआरआर का क्वेश्चन था भैया, रेट भी आपको दे रखी थी 10, 11, 12, इन तीनों में से कोई ना कोई तुमको लेना है। आईआरआर के लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल का कोई सेंस नहीं था, सिंपली देखना था जहां पे ऐसी कौन सी रेट है जहां पे इनफ्लो और आउटफ्लो बराबर आ जाता है। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है अगर किसी ने अटेम्प्ट किया है तो। साथों साथ 14 नंबर का एक और क्वेश्चन हमें मिल गया है, बढ़िया सा, है ना, जिसमें हमारे पूरे मार्क्स आ सकते हैं। फिर वर्किंग कैपिटल का देखा दिखाया क्वेश्चन था, काफी बार किया हुआ है, 7 नंबर का था, ये भी हम इजीली कर सकते थे। फिर यहाँ पे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ईओक्यू आपसे पूछा गया, रीऑर्डर लेवल आपसे पूछा गया है, तो ये ईओक्यू वाले चैप्टर से था। कुछ बच्चों से काफी हो भी गया होगा, और कुछ बच्चों से अगर कुछ रह गया है तो इसका आधा पोर्शन शायद रह भी गया हो, बट मुश्किल नहीं था, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था, ठीक है ना, कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर इस क्वेश्चन को भी। ओके, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट दे रखा है, एनुअल कॉस्ट ऑफ होल्डिंग ईच यूनिट ऑफ द कंपोनेंट। ओके, एनुअल पर यूनिट पर एनम यही चाहिए अपने को, कैरिंग कॉस्ट, और ये क्या था, परचेज 1600 यूनिट्स ऑफ कंपोनेंट एनुअली। ओके, तो ए, ओ और सी तीनों गिवन है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आपको कैलकुलेट करना था। ओके, तो हो जाता, ऐसा कोई दिक्कत नहीं था। चलिए अब भी अपन रीऑर्डर लेवल आपको बताया है भैया, फोन घुमाने का, ठीक है ना, फोन कब घुमाया जाता है, मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम के केस में घुमाया जाता है। अब यहाँ पे रीऑर्डर लेवल आपको देखो, रीऑर्डर लेवल एंड मैक्सिमम एंड मिनिमम इफ द कंपनी ऑपरेट, यहाँ पे डेटा आपको दे रखा है, 320 डेज ऑपरेट कर रही है, मेटेरियल प्रोक्योर टाइम 10 डेज है, सेफ्टी स्टॉक इज 20 यूनिट्स। तो यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मूला बदल दिया गया था, तो जो बच्चा बिल्कुल अगर नहीं कर गया तो ये वाला पार्ट थोड़ा उसके लिए मुश्किल रहा होगा। हाँ, हालांकि ईओ की तो उसने कैलकुलेट कर ही दिया होगा 7 नंबर के साथ। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। जय एंड कार्ति लिमिटेड डिविडेंड एमएम अप्रोच का क्वेश्चन था, बड़ा ही आसान क्वेश्चन था ये वाला, तो 7 नंबर में। हाँ, इसके साथ था लीवरेज का क्वेश्चन 7 नंबर का, इसका मतलब ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था, जो आप इजीली कर सकते हैं, तो पूरे मार्क्स ला सकते हैं, मतलब 7। और 5वां क्वेश्चन, और इसके साथ साथ ये 4th वाला क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन ऐसे थे जहां पे आप कंप्लीट मार्क्स लेकर आ सकते थे, और बाकी के दोनों क्वेश्चन में 7-7 नंबर वाले तो बहुत आसान थे, मतलब एक और पूरा होते ही 4 क्वेश्चन पूरे होते हैं। 4 क्वेश्चन पूरा होने का मतलब होता है 56 नंबर यहाँ से
अचीव कर लेना इजीली। और 56 यहाँ से अगर आप अचीव कर लेते हो, एमसीक्यूज में अगर आप 20 भी लाते हो, मतलब 12 का सही होने वाला 10 भी लाते हो, तो भैया 76 होता है स्कोर। बहुत अच्छा स्कोर आप कर पाते हैं यहाँ पर। चलिए, और एक और क्वेश्चन है जो अगर आप अटेम्प्ट करते, अगर आपको प्रैक्टिकल नहीं करना था तो वो थ्योरी का था। बीडीए का ये सारा क्वेश्चन था, 14 नंबर का एक क्वेश्चन था। तो चलिए, ये था मेरी तरफ से पेपर का पूरा कंप्लीट रिव्यू। तो आई होप आप लोगों का पेपर अच्छा हुआ होगा। एंड यस, नेक्स्ट डे के लिए आप प्रिपेयर करते चलना। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।